तो लेवल सरफेस समझने से पहले एक बार फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ऑफ ए पॉइंट, इन चीज़ों को समझ लें। सो लेट एफ एक्स टू वाई be a function, then if y1 is equal to fx1, we write y1 as image of x1 and x1 as pre-image of y1. So here is point x1, its image is y1, which is fx1. So this is f function. So x1 has image y1 and y1 has pre-image x1. Suppose there are more than one points in domain x1, x2, x3, so on xn having same image y1, then pre-image of y1 consists of all these elements whose image is this y1. Now f inverse y1 is this set. So x1, x2, x3, xn. This set of point is pre-image of y1 because कि इन पे किसी पे भी f लगाएं तो मेरा आंसर y1 आ जाएगा, बिकॉज f ऑफ एक्स आई इज y1 फॉर ऑल i 1 to n. इनवर्स फंक्शन क्या चीज थी? इफ f x to y is a function which is 1 1 and on to, then we can define a new function g from y to x such that g of f x is f of g x की इनवर्स जो है दूसरी डायरेक्शन में है, इधर से इधर तक। फंक्शन उसका नाम अभी मैंने g रखा है, बाद में उसी का नाम f इनवर्स रख दूंगा। सो इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, its inverse is a function from y to x which satisfies this property, और इस g का नाम हम रख देते हैं g will be called as f inverse। तो ये है इनवर्स फंक्शन। अब मैं आता हूं अपने लेवल सरफेस पे कि लेवल सरफेस क्या चीज है। तो लेट f is a function from say r2 to r, level surface of f is the inverse image of a point C belongs to range of f। कि कोई एक पॉइंट यहां पे लो, उसका इनवर्स इमेज देख लो, जो इनवर्स इमेज है दैट विल बी कॉल्ड लेवल सरफेस, और दूसरा पॉइंट लेके दूसरा इनवर्स इमेज देख लो, वो फिर लेवल सरफेस आ जाएगी। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स इमेज देखते जाओ। वो जो इनवर्स इमेज है, अब जरूरी नहीं वन पॉइंट हो, इनवर्स इमेज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो जो भी इनवर्स इमेज है दैट विल बी कॉल्ड ए लेवल सरफेस। अब फॉर एग्जांपल, या पहले मोर प्रिसाइसली, अभी इसको मोर प्रिसाइसली
एफ इनवर्स सी, कि किसी चीज का इनवर्स इमेज क्या है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू R2 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अगर R2 में है ये x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिख सकता हूँ x1, x2, दिस इज पॉइंट ऑफ R2 सच दैट f ऑफ x1, x2 is equal to C. So this is level surface corresponding to C, कि C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये लेवल सरफेस है। अब अगर f फंक्शन R3 to R है, so if f is a function from R3 to R, then level surface will be same definition, f inverse C is equal to, अब f इनवर्स c, पहले यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट से x1 x2, अब तीन कोऑर्डिनेट्स लिख दो x1 x2 x3 belongs to R3 such that f of x1 x2 x3 is equal to c, कि R3 के वो वाले पॉइंट्स ले लेने हैं जिन पे f लगाएं और मेरा आंसर c आ जाए। तो ये R3 का सबसेट है और वो R2 का सबसेट है। तो अभी मैं दो एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि R2 का सबसेट वो लेवल सरफेस कैसी दिखेगी और R3 का अगर जो सबसेट है वो लेवल सरफेस कैसी दिखेगी। तो आप देखोगे कि f इनवर्स c when f is a function from R3 to R, this is actually a surface, कि ये टू डायमेंशनल चीज आएगी। उधर f इनवर्स c वो सरफेस नहीं आएगी, दैट विल बी कर्व। तो वहां मैं जो लेवल सरफेस ऊपर लिख दिया है दैट इज लेवल कर्व, हियर इज द लेवल सरफेस। तो अभी दोनों केस में हम ड्रा करके देखते हैं कि वहां पे आंसर लाइंस आएंगी, इधर सरफेसेस आएंगे। तो देखिए एग्जांपल, मैं कहता हूं कि कंसिडर f x y या f x1 x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। कहां से कहां तक फंक्शन डिफाइन किया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R2 टू R। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू मैंने 0 0 पॉइंट पे देखनी हो तो क्या आंसर आएगा? कोई बच्चा बताए कि f00 क्या आएगा? -1। f11 क्या आएगा? सर 1। इसी तरह हर पॉइंट का मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ इमेज, लेकिन लेवल सरफेस के लिए मेरे को इमेजेस नहीं चाहिए। इमेज कैलकुलेट करना तो आसान काम है, जैसे कोई भी पॉइंट x1 x2 में पुट किया, मेरा इमेज आ गया। लेवल सरफेस में मेरे को क्या चीज चाहिए? अभी डेफिनेशन लिखी है, लेवल सरफेस में मैं क्या चीज कंप्यूट करनी है? इनवर्स इमेज। हाँ, किसी भी पॉइंट का जो इनवर्स इमेज है दैट विल गिव मी ए लेवल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट। तो अब मैं पहले आपको इमेजेस कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं, अब इनवर्स इमेज कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे अब चाहिए f इनवर्स 0, दैट विल बी ए लेवल सरफेस और लेवल कर्व, जो भी ग्राफ आएगा दैट विल बी ए लेवल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट 0 x1 x2 सच दैट, और ये जो पॉइंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? 0, राइट। कितने? दिस थिंग इज इक्वल टू ऑल x1 x2 सच दैट, ये f फंक्शन मैंने ये लिया हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1, पुट कर दो f की वैल्यू, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब 0 का इनवर्स इमेज मेरे पास वो x1 x2 है
जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे लेवल सरफेस है वो ये है। अब यहाँ पे ये 0 है, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये एफ x1 x2 हमने एज्यूम किया है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1। तो 0 का प्री इमेज ये आया। सो दिस थिंग इज f इनवर्स 0। तो ये मेरा लेवल, अब सरफेस नहीं आई, सरफेस 2 डायमेंशनल है, ये तो एक लाइन सी आ गई, कर्व्ड लाइन, तो ये लेवल कर्व है। अच्छा, अब 0 का प्री इमेज तो देख लिया, अब मैं कहता हूँ चलो 1 का प्री इमेज देखें। f इनवर्स 1 ये क्या आएगा? सो ऑल पॉइंट्स x1 x2 of R2 such that f of x1 x2 is 1। हाँ 1 है, तो पिछली बार 0 किया था तो अब यहाँ पे 1 करेंगे कि जिनका जो इमेज है वो 1 है। तो अब ये देखें कि वो कौन से पॉइंट है। सो दिस इज x1 x2 बिलोंग्स टू R2 ऑल दोज पॉइंट्स। अब f x1 x2 का ये फॉर्मूला है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये -1 ये उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ तक 1 है, तो यहाँ पे समझिए ये √2 है। तो ये मेरे लेवल सरफेस या लेवल कर्व। सो दिस इज f इनवर्स 1। तो इसी तरह से अगर मैं ऐसे चलता जाऊं, ये 2 3 4 जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इधर जो है जो प्री इमेजेस हैं वो सर्कल्स आते जाएंगे। और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं तो सर्कल्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। 0 वाला जो सर्कल ये है। अब मैं एक बार -1 पॉइंट ले लेता हूं कि -1 का प्री इमेज क्या है। व्हाट इज प्री इमेज ऑफ -1? f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x1 x2 belongs to R2 such that f of x1 x2 is equal to -1। So this thing is equal to x1 x2 belongs to R2 such that f x1 x2 का फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर -1 है, उधर जाके +1 हो गया, तो +1 -1 किया तो वो 0 आ गया। अब ये क्या चीज आएगी? f इनवर्स -1 क्या आएगा? डॉट सर, एक डॉट ही आ जाएगा, मतलब हाँ जी, कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर भी 0 है, रेडियस भी 0 है, तो ये आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब मैं -1 से पीछे वाली चीजों का इनवर्स इमेज नहीं फाइंड आउट कर सकता। ये चीज पता चल गई जी? यस सर। R2 to R defined as phi x1 x2 is equal to x1 square plus x2 square minus 1। तो ये मेरे पास फंक्शन है, इधर मेरे पास ये लेवल सरफेस है, मान लीजिए ये 1 है। सो दिस इज f phi इनवर्स 0, ये 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये r है और इधर R2 है, x1 x2। तो इसको अच्छा, तो वो क्या चीज़ है? i पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की जगह मैंने ये कोऑर्डिनेट x1 लिया है, तो मैं x1 लिख लेता हूँ और दूसरी साइड पे x2 लिख दूंगा। सो इसका फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस j फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। तो अब क्या आंसर आएगा? इसका डेरिवेटिव जब हम x1 के साथ करेंगे तो आएगा 2x1 2x1 i प्लस 2x2
जे, अगर 2 इसमें से कॉमन ले लें तो मेरे पास ये x1 i प्लस x2 j, ये एक वेक्टर आ गया। अब ये जो वेक्टर है और ये एक लेवल सरफेस है, इस वेक्टर का उस लेवल सरफेस के साथ क्या कनेक्शन है, ये हमने देखना है। पहली बात तो ये जो पॉइंट x1 x2 है, ये x1 x2 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अगर ये पॉइंट लेवल सरफेस के ऊपर हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लेवल सरफेस क्या लिया, फाई इनवर्स 0। उसका क्या मतलब है, अगर मैं x1 x2 यहां से लूंगा इस सर्कल के ऊपर से, तो फिर फाई ऑफ x1 x2 मेरा 0 आंसर आएगा। पर अगर मैं x1 x2 कहीं बाहर से ले लूंगा तो फिर फाई x1 x2 का जो भी इस फार्मूले के हिसाब से आंसर आएगा वो आएगा। पर लेवल सरफेस पे आंसर इस पे कितना है, 0, क्योंकि ये 0 का प्री इमेज मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये वाला x1 x2। सो दिस इज x1 x2, और x1 x2 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर आ गया xi, जो ये पड़ा है xi x1i प्लस x2j। सो दिस थिंग इज x1i प्लस x2j। अच्छा, ये तो मेरा लेवल सरफेस पे जो पॉइंट था उसका ये पोजीशन वेक्टर है। ग्रेडियंट क्या चीज आई है, मेरा जो ग्रेडियंट है इस पॉइंट का ट्वाइस है, कि इस वेक्टर का 2 टाइम्स कर दो। अब जब मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा तो इसी की डायरेक्शन में ये कर दो। सो ये जो लाइन है, दिस थिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज डेल फाई। इस पिक्चर में मैंने 2 चीजें ड्रा की हैं, एक तो लेवल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 0 कि 0 का प्री इमेज लिया है, दूसरा डेल फाई। ये 2 चीजें पता चल गई हैं जी? यस हाँ सर। अब मैं इन दोनों का आपस में कनेक्शन बताना है कि इस वेक्टर का इस सरफेस के साथ क्या कनेक्शन है। अब सर्कल के केस में तो ये कनेक्शन आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा होगा कि सर्कल में ये जो मैंने ये ड्रा किया ना, ये रेडियस को एक्सटेंड किया हुआ है कि यहां तक तो ये जो पॉइंट है वो रेडियस है, और मैंने रेडियस का डबल कर दिया है। और रेडियस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दूं इस पॉइंट पे, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, कि ग्रेडियंट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द लेवल सरफेस एट एनी, कि जो लेवल सरफेस है वो उसके ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ तो जैसे सर्कल वाला केस है, मैंने तो कह दिया कि भाई जो सर्कल को रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर सर्कल वाला केस ना होता, दूसरी एग्जांपल होती वो हाइपरबोला वाली, कि मैं एक लेवल सरफेस ऐसे ड्रा करता, ये लेवल सरफेस ड्रा कर दी, वहाँ फंक्शन क्या था, फाई ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 1। तो ये मेरा फाई इनवर्स 0। तो अब इसका अगर डेल फाई कंप्यूट करें, सो डेल फाई का आंसर कितना आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो आएगा x2i प्लस x1j। सो इधर x2 आएगा, इधर x1 आएगा। सो डेल फाई इज इक्वल टू x2i प्लस x1j। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो डेल फाई है, ये जो वेक्टर है, डेल फाई इज ऑर्थोगोनल टू दिस थिंग फाई इनवर्स 0,
कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब मैं वो तो चीज़ कह नहीं सकता जो मैंने पिछली बार बोली थी कि रेडियस इन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो यहाँ पे वैसे मैं ये जनरल थ्योरम प्रूव करूँगा, पर यहाँ पे इसका मतलब क्या है हम जरा वो देखें। पहली बात तो लेवल सरफेस जो है फाई इनवर्स 0, इसका मतलब मैंने वो पॉइंट x1 x2 लिए हैं जो इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 x2, तो अब ये वो x1 x2 कैसा है कि फाई ऑफ x1 x2 इज 0। फाई ऑफ x1 x2 का मतलब कि x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 x2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, वो पॉइंट ले लिया। और जो मेरा ये डेल फाई है वो क्या चीज़ आया है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना इंटरचेंज कर दिए हैं। ये अगर पॉइंट x1 x2 है तो x2 x1 पॉइंट कौन सा आएगा, इसके बिल्कुल सिमेट्रिक मिरर इमेज कि जो ये पॉइंट है, सो दिस पॉइंट विल बी इसी के ऊपर ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ये, कि अगर ये x1 x2 है तो दिस पॉइंट विल बी x2 x1। तो डेल फाई जो है इसको इधर इसके साथ ज्वाइन कर दो, दिस वेक्टर। सो दिस वेक्टर इज डेल फाई। और पॉइंट जो है, जो लेवल सरफेस है, वो पॉइंट ये है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करूं यहां पे ये, तो ये जो वेक्टर है डेल फाई, ये वेक्टर इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है कि अगर मैं ये वेक्टर उठा के यहाँ पे ड्रा कर दूं पैरेलल तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये कनेक्शन है डेल फाई का लेवल सरफेस के साथ कि जब भी डेल फाई कैलकुलेट करेंगे एक वेक्टर आ जाएगा, दैट वेक्टर विल बी नॉर्मल टू इट्स लेवल सरफेस। तो इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे, ये बुक में की हुई है थ्योरम कि डेल फाई इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। तो अभी लेवल सरफेस की एक और एग्जांपल मैं R3 में देने जा रहा था, वो भी ज़रा एक बार देख लें। अब मैं कहता हूँ कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R3 टू R डिफाइंड एज f ऑफ x1 x2 x3 is equal to x1 square plus x2 square plus x3 square minus 1। अब इसमें f इनवर्स 0 पहले चेक करें। f इनवर्स 0 क्या आएगा, वो पॉइंट लेने हैं x1 x2 x3 ऑफ R3 सच दैट इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर इन पे फंक्शन लगाया जाए तो आंसर 0 है। यस, अगर इन पे f लगाऊं तो जवाब 0 आए। सो f ऑफ x1 x2 x3 must give me value 0। so this thing is equal to all x1 x2 x3 such that ये जो है, अब इसके लिए फॉर्मूला हमने सोचा हुआ है। सो दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ये जो -1 है इधर आके +1 आ गया। तो इसका मतलब ये कौन से पॉइंट आगे मेरे पास R3 में है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1। ये स्फीयर का जो इक्वेटर सर्कल है, ये ऊपर वाला पार्ट फुटबॉल का, ये नीचे वाला पार्ट फुटबॉल का। तो ये मेरे पास, अब देखिए पहले वाले केस में वो 2 डायमेंशनल चीज़ नहीं आई थी, वो कर्व थी। अब ये जो है दिस इज ए सरफेस। सो दिस इज f इनवर्स 0। अगर हमने f इनवर्स 1 फाइंड आउट करना है तो वो एक बड़ा फुटबॉल आएगा जो इस छोटे वाले फुटबॉल के बाहर होगा। f इनवर्स 2 कैलकुलेट करना है तो उससे बड़ा फुटबॉल आएगा जो इन दोनों फुटबॉल्स को कवर कर रहा होगा। तो अगर हम ये 0 से पीछे जाएंगे अप टू -1 तो जो फुटबॉल है छोटे छोटे होते जाएंगे। -1 का प्री इमेज जो है वो 0 रेडियस का फुटबॉल हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा रेंज स्पेस इधर एफ, तो इधर 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कि हर पॉइंट का जैसे सी का इनवर्स इमेज एफ इनवर्स सी इज लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। तो अब आपको लेवल सरफेस का पता चल गया जी, कि किसी भी पॉइंट का इनवर्स इमेज ले लो, वो फंक्शन की लेवल सरफेस है। फाई R3 to R be a real valued function, then level surface of phi is the following subset of R3. So level surface is equal to all x, y, z, all points in R3 such that phi of x, y, z is some constant. So prove that del phi is normal to the level surface of function phi. Proof. अच्छा, अब मैं कहता हूं कि consider the level surface phi x, y, z is equal to c. तो मैं कहता हूं कि टेक डिफरेंशियल बोथ साइड्स। तो इसका डिफरेंशियल का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस partial derivative of phi with respect to y into dy plus partial derivative of phi with respect to z into dz is equal to, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ये 0 है, सो d ऑफ c करेंगे, सो दैट इज 0. सो दिस कैन बी रिटन एज, मैंने प्रूव क्या करना है कि डेल फाई इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। तो मैंने एक लेवल सरफेस से शुरू किया है कि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी इज ए लेवल सरफेस, उसका मैंने अभी डिफरेंशियल किया है। अब इस डिफरेंशियल को मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल फाई बाई डेल एक्स, इसके साथ आई लगा दो, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई, इसके साथ जे लगा दो, डेल फाई बाई डेल जेड, इसके साथ के लगा दो, और साथ डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के इज इक्वल टू 0, ये कर दो। अब ये देखो कि इनकी डॉट प्रोडक्ट करके ऊपर वाला स्टेप आता है या नहीं। ये तो मेरे पास डेल ऑपरेटर बन गया, सो फाई अगर बाहर ले ले तो दिस इज डेल ऑपरेटर एक्टिंग ऑन फाई, सो दिस इज डेल फाई डॉट, और ये जो चीज है डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, सो दिस इज डी आर। ये मैं पिक्चर में बताता हूँ कि ये डी आर क्या चीज है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन वेक्टर में जो कर्व की इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दी होगी। तो इस कर्व पे एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तो डी आर वेक्टर क्या चीज है? डी आर वेक्टर ये है, मान लीजिए ये पॉइंट यहां से चल के यहां पहुंच गया,
इसका मतलब देयर इज स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, देयर इज स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट, देयर इज स्मॉल चेंज इन z कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो जो ये वेक्टर आ गया ना, दिस वेक्टर इज dr, ये वेक्टर r है। सो दिस वेक्टर इज r, दिस वेक्टर इज dr, और जो ये वाला वेक्टर है वो ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस करेंगे। सो दिस वेक्टर इज r प्लस dr, so this vector is r plus dr। अब मैं कहता हूं कि ये जो dr है, if this change is very small, कि ये जो x प्लस डेल्टा x है इतनी दूर लेने की बजाय इसके बिल्कुल क्लोज ले लो, फिर जो ये dr वेक्टर आएगा ना, that will be tangent to the curve at this point। हमने ये प्रूव कर दिया है कि डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा बट डी आर इज ए टेंजेंट वेक्टर एंड, अच्छा अब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब है? ए डॉट बी 0 का मतलब क्या है? ए बी कॉस थीटा इज 0। तो इसका मतलब थीटा उन दोनों के बीच क्या चीज़ है? 90 डिग्री होगा, तभी ये 0 है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट वेक्टर है वो डेल्टा फाई वेक्टर के नॉर्मल है। तो इसका मतलब मैंने यही तो प्रूव करना था कि दिस ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा, अब मैंने आपको जो लेवल सरफेस बता दी और ग्रेडियंट ऑफ फाई का कनेक्शन लेवल सरफेस के साथ बता दिया कि डेल फाई विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू दैट सरफेस। अब मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कनेक्शन बताता हूं डेल फाई के साथ। अब डेल फाई जो है, यहां से मेरे को एक चीज पता चल रही है कि अगर डेल फाई ये है ना डेल फाई, इसको अगर मैं आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या चीज आ जाएगी? सर 1। नहीं नहीं नहीं, डेल फाई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, 1 कहाँ से आ जाएगा? तो ये देखिए मेरे पास ये जो डेल फाई है वो है आई करली बाई करली एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड फाई। मैं ये कह रहा हूं कि डेल फाई डॉट आई ये क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट, कि बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे, आई डॉट आई ही 1 बचेगा। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब जो मेरा ये ग्रेडियंट फाई है वो एक्स की डायरेक्शन में मेरे को डेरिवेटिव बता देता है अगर मैं एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं। अब मेरे पास एक डायरेक्शन एक्स है, एक डायरेक्शन वाई है, एक डायरेक्शन z है, इधर यूनिट वेक्टर i है, इधर यूनिट वेक्टर j है, इधर यूनिट वेक्टर k है। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई को अगर मैं x वाली डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो इसी डायरेक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। तो उसको मैं ये भी कह सकता हूं इट इज ए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x। अगर मैं इसको j के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं फिर मेरा आंसर क्या आएगा? j डॉट j, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। इसका मतलब j क्या चीज है? y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब y की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। और अगर इसको k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा, k क्योंकि z की डायरेक्शन में है। अब यहां से हमें गेस क्या लग रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इट इज डेरिवेटिव ऑफ फाई
इन डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर v। अभी हम इन डायरेक्शन i j k किया है, तो अब मेरे पास मान लीजिए कि आर्बिट्ररी वेक्टर v है, इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है, और इधर वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। तो अब मेरे को गेस वर्क से ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर, अगर मैं इस डेल फाई को डॉट प्रोडक्ट कर दूं यूनिट वेक्टर विच इज इन डायरेक्शन ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, and this will be written as d phi v। इसके लिए ये नोटेशन लिख लेते हैं बजाय कि ये पार्शियल डेरिवेटिव बाय ये लिखें। तो अब मैं किसी तरह से ये प्रूव करता हूँ, जो मैंने अभी गेस किया है कि अगर i से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो i की डायरेक्शन में डेरिवेटिव आता है, j से डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरे पास डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ j है, k से डॉट प्रोडक्ट किया डेल फाई को तो डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ k आ गया है। इसी तरह मेरे पास एक v वेक्टर है, तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मैं ये गेस कर रहा हूं कि मेरा आंसर आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फाई फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। तो इस सारी पिक्चर में मैंने फाई कहीं नहीं ड्रा किया हुआ है, ये फाई का डोमेन है R3। फाई फंक्शन जो है वो फाई ये फंक्शन है जिसका ये डोमेन है, और रेंज इसका सबसेट ऑफ R है। तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे कंप्यूट करना होता है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x0, y0, z0 हैं। इसको मैं एक ही पॉइंट लिख लेता हूँ x0। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट x0 in direction of v, I will prove that this thing is this quantity। तो अब इसका प्रूफ देखें। थ्योरम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई in direction of v is given by del phi dot unit vector of this direction। Proof: we know directional derivative is given by of phi, this is this limit t tend to 0 f x naught plus t v minus f x naught over t। जो ये लिमिट है दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई है, तो यहाँ पे फाई लगाना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट x नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर v हैट। सो दिस इज डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन जो है वो वही डेफिनेशन है जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली है। ये मैं पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नहीं समझ आया था तो दोबारा से देख लें कि ये डेरिवेटिव का मतलब क्या है। मान लीजिए ये जो v हैट लिखा है मैंने, सपोज दिस इज i हैट, तो x की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं प्रूव कर दूंगा कि दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके आगे हम वो अपने टेलर्स थ्योरम भी आपको 2 वेरिएबल में बताई थी, वो टेलर थ्योरम लगाने लगा हूँ मैं। सो दिस इज लिमिट t टेंड टू 0। इसको पहले मान लीजिए ये जो v हैट वेक्टर है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स में लिख लेते हैं। सो फाई x नॉट प्लस t, तो
तो ये आएगा। अब मैं ये चीज़ कंप्यूट करता हूँ कि ये कितना आएगा। यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या किया है? वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर्स में डेफिनेशन लिखी थी, उस वेक्टर को मैंने कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। ठीक है, यस सर। तो मैं अभी इसको अगर टेलर थ्योरम लगाता हूँ इस पे, तो मेरे पास जो है डी वी फाई इज लिमिट t टेंड टू 0, so this is phi x naught plus tv1 y naught plus tv2 z naught plus tv3 minus phi x naught y naught z naught over t, ये है। तो अभी इस पे टेलर थ्योरम लगाते हैं, लिमिट t टेंड टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे h क्या चीज लगाई है? जो x नॉट में ऐड किया हुआ है वही चीज पार्शियल डेरिवेटिव के मल्टीपल में है। यहाँ h की जगह पे tv1 है, तो यहाँ पे h नहीं आएगा, यहाँ पे tv1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस tv2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू y प्लस tv3 पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू z, ये सारी चीज दिस प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये वाली चीज का ही आगे होल स्क्वायर है, 1/3 फैक्टोरियल वही सारी चीज का क्यूब है, डिवाइडेड बाय t एंड लिमिट t टेंड टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो t है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला t इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला t इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगली वाली जो टर्म्स आएंगे वहां पे t स्क्वायर होगा हर टर्म में, उसके आगे t क्यूब होगा, उनमें से एक एक t तो कॉमन निकल के कट जाएगा नीचे वाले t से, लेकिन बाकी जो एक एक t बचेगा वो लिमिट है, लिमिट t टेंड्स टू 0। तो यहां से आगे ये सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी व्हेन आई अप्लाई लिमिट t टेंड टू 0। तो मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म ये बचेगी यहां से, सो दिस थिंग इज इक्वल टू, मेरे पास बचेगा v1 डेल फाई बाई डेल एक्स, v2 डेल फाई बाई डेल वाई, v3 डेल फाई बाई डेल z। इसको मैं लिख लेता हूं डेल फाई बाई डेल एक्स टाइम्स आई, डेल फाई बाई डेल वाई जे, डेल फाई बाई डेल जेड के डॉट v1 आई प्लस v2 जे प्लस v3 के। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप ही आ जाएगा। पर ये क्या चीज है? सो दिस इज डेल फाई। और ये किस चीज के लिए मैंने लिखा था? v1 v2 v3, ये जो कंपोनेंट किस चीज के लिखे हैं? ये मैंने यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट लिखे थे। ये देखिए मैंने ये लिखा था v हैट इज v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। ये जो v1 v2 v3 है दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v इज फर्स्ट फाइंड ग्रेडियंट एंड टेक डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर। है कि इफ u इज दिस थिंग, v इज दिस थिंग, w इज दिस थिंग, प्रूव दैट ग्रेड u का मतलब डेल u है। सो डेल u दिस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ग्रेड v मीन्स डेल v दिस वेक्टर, सो क्रॉस ग्रेड w दैट इज डेल w दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो तीन फंक्शंस दिए हैं। पहले तो एक ही फंक्शन दिया होता था ऊपर वाले केस में, जैसे फाई दिया है। अब यहाँ फाई ये वाला फंक्शन है, अगला साई समझ लो, उसके आगे एक्साई समझ लो। तीन फंक्शंस है, तीनों फंक्शंस का हमने डेल कंप्यूट करना है। तो ये डेल में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कहते हैं। तो उसकी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो पहले इन दोनों को करना है क्रॉस, क्योंकि अगर मैंने पहले ये डॉट कर दिया तो एक तो रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर की तो मैं किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर नहीं सकता। इसका मतलब पहले जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो आंसर मेरा 0 आएगा। ये हमने प्रूव करना है। अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं, एक u, एक v
एक W। तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले U के कंपोनेंट लिख दो, U1 U2 U3, फिर V के कंपोनेंट लिख दो, V1 V2 V3, फिर W के कंपोनेंट लिख दो, W1 W2 W3। तो इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट हो जाती है। तो वो आंसर जो है यहाँ पे वो 0 आ गया इसका, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डेरिवेटिव ही है, उसके आगे भी कुछ डेरिवेटिव ही है। तो अब 7th एग्जाम्पल देखिए, कहता कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xy स्क्वायर एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये एक फंक्शन फाई दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसका पहले मैं डेल फाई कैलकुलेट करूंगा और इधर जो ये वेक्टर दिया है इस वेक्टर को इसकी लेंथ के साथ डिवाइड करके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूंगा। फिर डेल फाई को यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, तो मेरा वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट हो जाएगा। देखिए ये पहले डेल फाई कंप्यूट कर रहे हैं, डेल फाई कंप्यूट करके ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे डेल फाई कंप्यूट करके ये वेक्टर आ गया 8i माइनस जे प्लस माइनस 10k। तो हमें ये वेक्टर का पता है कि दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, सो दिस इज डेल फाई। और दूसरा एक वेक्टर और दिया हुआ है जिस वो किसी और डायरेक्शन में है v वेक्टर, तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर v। तो ये इसका यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर और मोड वेक्टर किया, ये यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके साथ करके तो ये आंसर आ गया। तो ठीक है जी, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ना अब आपने करने हैं एक्सरसाइज 3B से पहले पहले। तो एक्सरसाइज 3B तक मैं उसके बाद ये ना डाइवर्जेंस और कर्ल करवाऊंगा। वो डाइवर्जेंस कर्ल आपको तभी समझ आएगा अगर आपको ये टिपिकल क्वेश्चंस इसके करने आ जाएंगे। तो पता चल गया जी।